गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था कि सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, कार्यपालिका के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और नीचे वाले सारे कोर्ट्स आते हैं। तो आज मैं आपको लेजिस्लेचर के बारे में या व्यवस्थापिका के बारे में बताऊंगी। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब हम सबको मालूम है, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता का शासन है। इसका मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर शासन करते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का चुनाव करते हैं। तो आज मैं शुरू करूँगी भारत की व्यवस्थापिका के बारे में। लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, तो भारत की व्यवस्थापिका के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। हमारे यहाँ पर संसद है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के साथ दो हाउसेस होंगे। एक का नाम होगा लोकसभा, यानी कि लोगों का हाउस, हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा है राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। फिर से समझिए, संसद, हमारे यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति संसद का भाग है। राष्ट्रपति और 2 सदन हैं। पहला सदन है लोकसभा, जिसके अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। इस लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो हाउस है उसका नाम है राज्यसभा, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहा जाता है। संसद के अंदर आपको फिर से बताया, राष्ट्रपति होता है जो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति होता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, पहला व्यक्ति या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारे यहाँ लोकसभा है जिसको हम निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो इस लोकसभा के मेंबर होते हैं। दूसरा हाउस है राज्यसभा का। राज्यसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। जो मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा में, उनके द्वारा चयनित व्यक्ति राज्यसभा में होते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। आगे डिटेल में किस में कौन से मेंबर होते हैं, उनका कैसे चुनाव होता है, ये मैं आगे बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अनुच्छेद 79 के अंदर उल्लेख है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 81 के अंदर इसका, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंदर, राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 के अंदर उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में मिलजुल कर कार्य करती हैं। इनका आपस में एक दूसरे पर गहरा असर होता है, गहरा संबंध होता है और एक दूसरे पर गहरा नियंत्रण भी होता है। तीसरा जो हमारे यहाँ विंग है न्यायपालिका, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ की संसदात्मक शासन प्रणाली में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है।
न्यायाधीश को अपना न्याय देने में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका रुकावट ना पैदा कर दे, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। अब तीसरी चीज़, द हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो फ़र्क है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के यहाँ। हमारे यहाँ पर या बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट के स्थान पर राजा, महाराजा या मोनार्क होता है। जहाँ कहीं पर भी जिस किसी देश में भी हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन होता है, उस कंट्री को हम गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, कोई राजा होता है या परंपरागत व्यक्ति होता है, गुरु होता है, मोनार्क होता है, वह कंट्री गणतंत्र नहीं होती। जैसे हमारे देश का प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, वह गणतंत्र है, लेकिन यूके का यानी कि इंग्लैंड के अंदर कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट, वहाँ की महारानी या महाराजा, तो वो रिपब्लिक नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है उसके जितने भी कार्य हैं वह केवल नाम मात्र के कार्य हैं। वह उसके नाम से, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं वह सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो असल में सरकार की व्यवस्थापिका की पावर्स को निभाते हैं और सरकार को चलाते हैं। फिर से अब आप लोगों को एक बार बता दूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदात्मक शासन प्रणाली में ऐसा सिस्टम होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं, मिलजुल कर कार्य करती हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो है वह नाम मात्र का होता है और सरकार का हेड ऑफ द स्टेट जो है या सरकार चलाने वाला व्यक्ति जो है वह अलग होता है। जितने भी कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं वह असल में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। जितनी भी पावर, जितने भी चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पर दी जाती हैं एक्सेप्ट फॉर दी डिस्क्रिशनरी पावर्स, सारी पावर्स को एक्सरसाइज करने का हक जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मेजॉरिटी पार्टी का नेता, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और उनका मंत्री परिषद, उसको दी जाती हैं। अब सरकार के अंदर यह कार्यों का जो विभाजन है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर किया गया है। शक्ति पृथक्करण का आधार संरचनात्मक है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल है। हमारे यहाँ पर पावर को, शक्ति को बांट दिया गया है। व्यवस्थापिका की पावर अलग, कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका का मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका का मतलब, ये पहले भी आप लोगों को मैंने बताया, कार्यपालिका का मतलब कानूनों का क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का मतलब कि जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करना और देखना कि क्या वह संविधान के अनुसार हैं या नहीं। तो व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण, जन इच्छा का मूर्त रूप, शिकायतों की समिति कहा है। क्यों कहा है राष्ट्र का दर्पण? क्योंकि लोकसभा के अंदर हमारी जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए व्यक्ति प्रतिनिधि होते हैं और वही हमारे यहाँ पर राष्ट्र को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। इंग्लैंड और भारत में व्यवस्थापिका को हम संसद, पार्लियामेंट कहते हैं। जापान में इसे डाइट कहा जाता है। अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है। चीन में राष्ट्र जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। यह सब छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक हैं। इसलिए वीडियो सुनते हुए ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हम लोग आपको वीडियो नहीं दें या क्लास में नहीं पढ़ाएं। अगर खाली किताब पढ़ने से ही काम चलता होता तो
तो इसलिए पीडीएफ को ज़रूर अपने पास रखिए, चाहे उसका प्रिंट आउट लीजिए, चाहे फ़ोन में रखिए, लेकिन जो यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं, आपको ज़रूरी चीज़ें सुनाते हैं, उन चीज़ों को भी जहन में ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ आपको बताई शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का है। अब आगे चलिए, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ देश का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। वो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ हेड ऑफ द नेशन है, लेकिन सरकार का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। तो एक्चुअल हेड ऑफ द नेशन कौन हुआ, प्रधानमंत्री। और संविधान के हिसाब से हेड ऑफ द नेशन कौन हुआ, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जितने भी कार्य करता है उन कार्यों के ऊपर हस्ताक्षर होने राष्ट्रपति के ज़रूरी हैं। बिना प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए बिना वह कानून नहीं बनता है। तो हमारे यहाँ डबल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा है कि प्रधानमंत्री तानाशाही ना बन जाए या प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी ना करने लगे। इसके लिए उसके हर एक कार्य के ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना, राष्ट्रपति की असेंट होना, राष्ट्रपति की सहमति होना, राष्ट्रपति का स्टैंप लगना जरूरी है। चलिए अब आपको बताया कि हमारे यहाँ इसमें कार्य व्यवस्थापिका के अंदर राष्ट्रपति और 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता है। राष्ट्रपति की क्या पावर है व्यवस्थापिका में कि राष्ट्रपति की, जब राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स बताई थी, उसके अंदर भी ये चीज़ थी। इसलिए सब चीज़ों को आपस में को रिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके, यानी कि समन्वय करते हुए, आपस में अंतर संबंध बिठाते हुए पढ़ाई करना ज़रूरी है। राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स में राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई कानून बन पाता है, यानी कि जो भी बिल, जो भी विधेयक पास होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने, उनकी सहमति होनी, उनका असेंट होना, उनकी स्टैंप होना जरूरी है। अब हम आगे बढ़े। राष्ट्रपति जो हैं वह दोनों सदन का सेशन अगर नहीं चल रहा हो, मान लो अगर राज्यसभा, लोकसभा या उसका जो है पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि तुरंत कार्यवाही की ज़रूरी है, तो वह ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि अभी सेशन नहीं चल रहा और अचानक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई और राष्ट्रपति को लगा कि राष्ट्रहित में ऐसा ज़रूरी है, तो वह उस विधेयक को ऑर्डिनेंस के रूप में ला सकते हैं। जो यह ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, इस ऑर्डिनेंस की पावर और इस ऑर्डिनेंस का इफ़ेक्ट वही होता है जो संसद के द्वारा पास किए गए बिल का होता है। एक बार फिर समझिए, दोनों सदनों का अगर सेशन नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रहित में या हमारे देश के लिए कोई कानून बनाना ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको बताया अभी कोरोना हो गया, अगर सेशन नहीं चल रहा होता और राष्ट्रपति को लगता कि राष्ट्रहित के अंदर लॉकडाउन करना ज़रूरी है, तो वह ऑर्डिनेंस पास करके भी लॉकडाउन करा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का मैंने आपको बताया जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर भी आ गया है, आने वाला है, तो फर्स्ट ईयर के आने पर, शुरू होने पर मैं आपको पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होता है, तो फर्स्ट ईयर आप लोगों का बेस है, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी उसको पूरे की पूरी नॉलेज को वापस से रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ज़रूर सारे फर्स्ट ईयर के भी जो वीडियोस हैं वो देखें। जब मैं पीडीएफ डालूँगी फर्स्ट ईयर का तो वो भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगी,
ताकि आप लोगों को वापस से याद हो जाए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रेसिडेंट को अच्छे नहीं पढ़ोगे तो थर्ड ईयर में आप कंपैरिजन कैसे करोगे। थर्ड ईयर में आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन है, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट की हर एक चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअल हेड अलग है, हेड ऑफ द स्टेट हमारा अलग है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, तो आप उसका कंपैरिजन दूसरे देश के राष्ट्रपतियों से या प्रधानमंत्री से कैसे करोगे। इसलिए फर्स्ट ईयर के लिए अब मैं वीडियोस डालने शुरू करूँगी उनके पहले टॉपिक से, तो उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप अपना सारा का सारा पुराना जब है रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको थर्ड ईयर सेकेंड ईयर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपकी मैंने बहुत सारी पावर्स उनको बताई थी कि उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, व्यवस्थापिका शक्तियाँ होती हैं, न्यायपालिका शक्तियाँ होती हैं, उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, मिलिट्री पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती है, मतलब माफ़ करने की। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। वापस से मैं एक और वीडियो आपके लिए प्रेसिडेंट का डालूँगी ताकि आप लोग उसको एक बार और अच्छे से समझ सकें। चलिए, तो अब हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे थे। व्यवस्थापिका मैंने आपको बताया एक प्रेसिडेंट होते हैं और साथ में 2 सदन होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पहले मैंने 6-7 वीडियोस डाले हुए हैं और आप लोगों को प्रेसिडेंट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब मैं फिर से प्रेसिडेंट के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर्स और वीडियोस और डाल दूँगी। चलिए, तो हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा की स्थापना हमारे यहाँ 1954 में 1954 में की गई। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन भी बोलते हैं। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टली हम वोट डाल के जिन व्यक्तियों को चुनते हैं वही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर आपको सोचने की, समझने की और याद करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें इसी तरह की गलतियाँ बच्चे कर देते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति जितने भी पार्लियामेंट के सेशन हैं उनको बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। और यहाँ क्या लिखा है? उनकी अध्यक्षता लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के, संसद के सेशन को सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। प्रेसिडेंट इनकी अध्यक्षता नहीं करता, लेकिन चुनाव के बाद जो पहला सेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं उसको बोलने का, वहाँ अभिभाषण देने का कार्य प्रेसिडेंट करते हैं। तीनों चीज़ों में फ़र्क है। वापस से आप लोग समझिए, प्रेसिडेंट सदन के या दोनों सदन के या पार्लियामेंट के, संसद के सेशंस को बुला सकता है, सम्मन दे सकता है। जितने भी सेशन होते हैं उनको बुलाने का कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। चुनाव के बाद जब पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसका अधिवेशन, उसका सम्मन या उसका भाषण, वह उद्घोषण भाषण होता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सदनों की बैठकों की अध्यक्षता करने का काम स्पीकर का या अध्यक्ष का है। राष्ट्रपति सदनों के सेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। यह बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा। अब हम योग्यता पर आते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो। इन सब चीज़ों का मैंने आगे चार्ट के द्वारा कंपैरिजन भी दिया है कि जैसे इसके अंदर 25 वर्ष है तो राज्यसभा में 30 वर्ष है,
राष्ट्रपति के अंदर 35 वर्ष है। तो ये सब एज जो दे रखी हैं सरकार संविधान में, उन्हें आपको याद रखना है। तो लोकसभा के न्यूनतम योग्यता क्या है? केवल 2, ना पढ़ाई की, ना एजुकेशन की, ना किसी और चीज़ की, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए एवं न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए अब हम राज्यसभा पर जाते हैं। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा में कौन होता है? जनता के द्वारा चुने गए जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, जितने भी एमपीओं का हम चुनाव करते हैं वो एमपी तो लोकसभा में आ जाते हैं, और जितने भी हम एमएलए चुनते हैं वो एमएलए आपस में उन व्यक्तियों को चुनते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलें। राज्यसभा की कोई वैलिडिटी नहीं होती। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल का। 5 साल में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। बीच में अगर वो कॉन्फिडेंस या अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो वो गिर जाती है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में एवरी 2 ईयर्स 1/3 सदस्य इनके रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों का निर्वाचन कर दिया जाता है। अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। इसके लिए राज्यसभा को स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन विश्वास खो देने पर भंग हो जाती है, इसलिए उसे निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, वो इंडेफिनिट है, परमानेंट हाउस है। उपराष्ट्रपति जी जो हैं, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष मैंने आपको बताया कौन होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति जी आते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। योग्यता भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो? 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी थी? 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं। लेकिन राज्यसभा में कौन है? विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्य। ठीक है, सीधा सा मतलब है जो हमने एमपी चुने वो तो लोकसभा में आ गए, और जो हमने एमएलए चुने उन्होंने अपने सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजे। चलिए आगे बढ़ें। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उनका कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अस्थायी है। क्यों अस्थायी? आपातकालीन की स्थिति में लोकसभा के कार्य की अवधि बढ़ सकती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उनकी अवधि घट जाती है। राज्यसभा जबकि स्थायी है, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स आ जाते हैं। इसका मतलब राज्यसभा परमानेंट है, स्टेबल है, स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है। चलिए आगे बढ़ें। लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के अंदर सदस्यों की 552 हो सकती है। कैसे? 530 तो राज्यों के द्वारा चुने गए और 20 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा। राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 238 तो राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब लोकसभा का हम टोटल देखें तो कितने हो गए, 530 तो राज्यों के द्वारा आए, 20 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा आए, 2 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए, तो 552 हो गए। वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सदस्य हैं, 543 प्लस 2 यानी कि 545। राज्यसभा में 238 तो राज्य और केंद्र शासित राज्यों के द्वारा आए, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए और टोटल 250। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य 245 हैं, 233 तो राज्यों और केंद्र शासित देशों के द्वारा और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए। अब इनका डिटेल में बाइफरकेशन हम आगे देखते हैं। राज्यों से 530 सदस्य आए, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए। तो टोटल कितने हुए, 543 और 2 यानी कि 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 हैं, लेकिन एक लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, 552। अब लोकसभा की जगह अब हम राज्यसभा पे जाएं तो राज्यों से 229 सदस्य हैं हमारे यहाँ और केंद्र शासित प्रदेशों से 4, तो टोटल हो गए 233 के साथ 12 राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न आर्ट, कल्चर, साहित्य, खेल कूद इनके विशिष्ट व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। तो 233 और 12 हो गए 245 और मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250, यानी कि लोकसभा के अंदर प्रेजेंट सदस्य 545 हैं और 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। राज्यसभा में 245 हैं और मैक्सिमम सदस्य 250 हो सकते हैं। लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा की आवाज़ कौन रखता है, उसका स्पीकर, उसका अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी। नेक्स्ट देखें, लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। फाइनेंस बिल, मनी बिल, पैसे से रिलेटेड वित्तीय कोई भी विधेयक अगर स्टार्ट किया जाएगा या उसको इनिशिएट किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा तो केवल लोकसभा में किया जाएगा। राज्यसभा में उसे कंसीडरेशन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में कभी भी कोई भी वित्तीय बिल या विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में हैं। लोकसभा जनता का शासन रिप्रेजेंट करता है और जितना भी पैसा सरकार में है वो किसका है, जनता का। राज्यसभा केवल उस मनी बिल को कंसिडर करेगा, देखेगा, परखेगा और पारित करेगा। अब लोकसभा और राज्यसभा के हमने क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको देखा। अब हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में समान अधिकार क्या हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समान अधिकार के तौर पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करने का, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं, उसे स्टार्ट करने का, प्रस्तावित करने का कार्य राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति के रिमूवल का, महाभियोग का हटाने की प्रक्रिया भी दोनों सदन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की, संविधान होते हैं, संविधान में बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स हैं, आपको पता है। किसी भी अनुच्छेद में अगर कोई संशोधन करने की बात होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स या शक्तियां बराबर हैं। दोनों में से कोई भी सदस्य जो है
दोनों में से कोई भी सदन जो है अपने सदस्यों के द्वारा जिस तरह के रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के तहत संशोधन करने का प्रस्ताव इनिशिएट कर सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत कोई भी सदन उसको प्रस्ताव को इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अब हम आए वापस से लोकसभा पे। लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है? अपनी मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, कुछ खास जो उनके मंत्री होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद जो राज्यों के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उनको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और फिर दूसरे एमपीज, जो दूसरे जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उस मंत्री परिषद में आते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा पे उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा की तरफ उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का। इस फीचर को, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर है, इसको हम सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स बोलते हैं। यानी कि एक मिनिस्टर की गड़बड़ से सारा की सारी सरकार गिर जाती है। अगर कहीं पर कोई भी मिस्टेक एक पर्टिकुलर जने के द्वारा की जाती है तो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यानी कि एक मंत्री नहीं जाता सरकार में से, सारा का सारा मंत्रिमंडल उसकी जिम्मेवारी लेता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स होती हैं। अब दूसरी चीज़ जो लोकसभा के अंदर और इम्पॉर्टेंट है वह है अविश्वास प्रस्ताव पारित होना। किसी भी मंत्रिमंडल के बनने के लिए या प्रधानमंत्री के बनने के लिए जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या जो भी व्यक्ति को, जिस भी पार्टी को आमंत्रित किया जाता है अपना विश्वास पत्र पारित करने के लिए या अपना विश्वास प्रूफ करने के लिए, उस पार्टी को अपना विश्वास मत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री अपने में से चुनाव होता है। अब इसी का अगर उल्टा देखें तो अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि सरकार में अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए और उनकी मेजॉरिटी लगे कि वही हिल रही है, तो जो विपक्ष है वह कह सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव हम पारित करेंगे, देखने के लिए कि क्या अभी भी इनकी मेजॉरिटी है। मान लीजिए कुछ मंत्री रिज़ाइन कर दें, तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास प्रस्ताव को कैसे रखा जाता है, कैसे होता है, इसे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने का, कमज़ोर करने का यह एक तरीका है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? विपक्ष के द्वारा कहा जाता है अध्यक्ष को कि यह सरकार की अब मेजॉरिटी नहीं रही और इसे गिराने का, हराने का या कमज़ोर करने की उम्मीद से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। यानी कि ये नहीं कि आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी, हमने फिर उसके बाद वापस से अविश्वास प्रस्ताव कर दिया 2 महीने बाद। एक बार के सेशन में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। दूसरी चीज़, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के बाद। कब लोकसभा में रखा जाएगा? जब कोई एक सदस्य लिखित में 50 सदस्यों के समर्थन के सिग्नेचर के साथ लोकसभा में इसे रखेगा। अब यहाँ पर फिर आप देखिए, फाइनेंस बिल के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही रखा जा सकता है। राज्यसभा के पास ना तो फाइनेंस बिल को रखने की पावर है और ना ही अविश्वास प्रस्ताव को रखने की पावर है। राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों से पता चला, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में हैं, इसलिए केवल लोकसभा ही फाइनेंस बिल या मनी बिल को प्रस्तावित कर सकता है और अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव में अब आगे बढ़ें। विपक्ष द्वारा लोकसभा में मैंने आपको बताया सरकार को हटाने का या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। एक सदस्य लिखित में 50 सदस्यों के सिग्नेचर समर्थन करने के बाद लोकसभा में रख सकता है और एक सेशन में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। हमारे देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आज तक केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। केवल एक। तो ये कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइड के अंदर देखिए जो मैंने मंत्रिपरिषद का डायग्राम बना रखा है, इसे आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बारंबार कॉम्पिटिशन्स में, नेट में, एसएससी में हर जगह पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं, या पूछा जाता है कैबिनेट मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ये एक बार में आप समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद जब प्रधानमंत्री कराऊंगी तो मैं एक बार आपको और डिटेल में करा दूंगी। मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन होते हैं। सबसे पहले ऊपर प्रधानमंत्री, जैसे संसद अगर आए तो संसद के क्वेश्चन में आप लिख दोगे संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन नहीं, आपको मैंने पढ़ाया संसद में कौन कौन है, इसीलिए डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि संसद के नीचे प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस। तो संसद में कौन कौन होते हैं, इसका सही आंसर क्या है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, 3 चीज़ें संसद में आती हैं। इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्ट हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आएंगे। मंत्रिपरिषद में कौन आएगा, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, जो खास उनके जो बिल्कुल मुख्य मंत्री हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोलेंगे। फिर राज्य मंत्री जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, और फिर जो जितने भी और मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वह सब, ये सारे के सारे व्यक्ति मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर कितना हुआ, ज़्यादा, 100, 125, 150। और कैबिनेट मिनिस्टर कितने हुए, 8, 10, 12 बस। तो कैबिनेट हमेशा छोटा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा बड़ा होगा। चलिए अब आगे बताएं। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने, कभी भी किसी भी सदन की अगर कार्यवाही करनी हो तो 1/10 यानी कि 1/10 सदस्यों के उपस्थित होना ज़रूरी है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। इस मिनिमम सदस्यों की संख्या को कार्यवाही करने के लिए होना जरूरी को बोलते हैं गणपूर्ति होना, गणपूर्ति। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी जी थीं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अब दोनों में अंतर है, पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी जी। अभी प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, श्री ओम बिरला जी। संसद में शुरू में जब संसद शुरू होता है तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये यहाँ इस डिपार्टमेंट का क्या किया, इस डिपार्टमेंट का क्या किया, फिर उसके बाद उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का जो समय है उसे 0 या शून्यकाल बोलते हैं। क्यों शून्यकाल बोलते हैं, क्योंकि ये 12 बजे प्रश्नकाल खत्म होता है। तो 12 बजे जब दोपहर के होते हैं तो वो शून्य टाइम हो जाता है। रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे शून्य है ना, 12 से 1 के बीच में, तो इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। अब आपको वापस से मैं बता दूं, आपको बताया मैंने संसद व्यवस्थापिका का मतलब है प्रेसिडेंट और राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा का कार्य, लोकसभा कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे उसके व्यक्तियों का चुनाव होता है, हटाया जाता है, ये सब बताया मैंने आपको। इसके कार्य एवं शक्तियाँ एक बार फिर से कर लेते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्त पर नियंत्रण करना, न्यायिक कार्य करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, संविधान में संशोधन करना, विदेश नीतियां बनाना, सार्वजनिक शिकायतों की बात करना,
जितने भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं वह व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों में आते हैं। किस राज्य में कितनी सीटें हैं, जब ये इलेक्शन कमीशन करेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मैंने आपको यहाँ बेसिक चीज़ें दे दी हैं, जैसे पंजाब में 13 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं। राजस्थान के बारे में आपको सबको मालूम है कि 25 MP की सीटें हैं। ऐसे ही हर जगह के MLA यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीट्स होती हैं। आप सब ने मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो बीच में ही कट गया था तकनीकी कारणों की वजह से। बहुत बार ऐसा होता है। अगर कभी कोई वीडियो ऐसा चला जाए जिसमें आवाज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, उसे PDF के रूप में पढ़ लीजिएगा और मैं आवाज़ वाला वीडियो तुरंत ही या कुछ समय में ही अंतराल में अपलोड कर दूंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैडम ने जो वीडियो भेजा इसमें तो आवाज़ ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आवाज़ कहीं और आ जाती है, या आवाज़ बंद हो जाती है, या आवाज़ आ रही है और फिर बंद हो गई, फिर आ रही है फिर बंद हो गई। तो कृपया धैर्यपूर्वक हमारे साथ आप लोग सहयोग करिएगा। जितने भी वीडियोस हैं इनको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे मान लीजिए मैंने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डाला, उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो तीनों अगर मैंने अपलोड करती हूँ तो अपलोड करने में टाइम लगता है। मान लीजिए 1 घंटे में एक अपलोड हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अगर आपके पास बेल नोटिफिकेशन होगा तो आपको तुरंत इनका पता चल जाएगा और सारा चैप्टर आप एक ही बार में पढ़ पाएंगे। तो इससे आपको भी सुविधा होगी समझने में और मुझे समझाने में, क्योंकि ये जो काल है, आपातकालीन की जो स्थिति है, आप लोगों के लिए और हमारे लिए इक्वल है। हमें भी वीडियो पे बताने की आदत नहीं है कि पता नहीं बच्चा समझ भी पा रहा है या नहीं पा रहा, और इसी तरह आप लोगों को भी कि मैडम फ़ोन पे बोल रही हैं और सामने एक हम आप पढ़ाएं तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कृपया कमेंट कर प्रश्नों को पूछिए। कोई नई चीज़ समझ में आई तो उसे भी पूछिए, ताकि अगर फीडबैक मिलेगा, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो हमें भी पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है देश में, उसमें यह करना भी एक अनिवार्य कार्य है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं इसका अगला वीडियो आपको कार्यपालिका का डालूंगी। अभी हमने पहले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, फिर हमने अभी व्यवस्थापिका के कार्य पढ़े। अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कितनी सिमिलैरिटी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।